जे एडवांस 2013। इस क्वेश्चन को पूरी तरह से बिना सॉल्व किए केवल ऑब्जर्वेशन से सॉल्व किया जा सकता है, जिसे आप कह सकते हैं कि कोई ट्रिक है, पर मैं इसे कहूंगा सुपर ट्रिक है। अगर आपने ढंग से पढ़ा है केमिस्ट्री तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे। और देखिए कैसे। द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, H2O लिक्विड एंड ग्लूकोज at 25 डिग्री सेल्सियस आर -400 किलो जूल पर मोल, -300 किलो जूल पर मोल एंड -1300 किलो जूल पर मोल। ध्यान से देखिए, यूनिट जो है वह किलो जूल पर मोल है, पर मोल है, किलो जूल पर मोल है, जो कि हमेशा लेते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जो डाटा है वह पर मोल में करीब 400, 300, 1300 रेस्पेक्टिवली है। The standard enthalpy of combustion per gram of glucose at 25 डिग्री सेल्सियस is पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज। एक बात ध्यान रखिए, पर ग्राम पूछा गया है। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम। 180 ग्राम पर मोल होता है ग्लूकोज का मोलर मास। अगर आप एक बात का ध्यान देखें, कंबशन की एंथैल्पी हमेशा निगेटिव होती है। खासकर ग्लूकोज जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कंबशन की एंथैल्पी नेगेटिव होगी, इसलिए पॉजिटिव आंसर कभी नहीं हो सकते। यह बात समझ में आ रही है। और नेगेटिव आंसर एक -2900 किलो जूल पर मोल है, लेकिन आपको मैं बता दूं पर ग्राम पूछा गया है। यह डेफिनेटली किलो जूल पर मोल के आसपास हो सकता है, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ जूल में है, लेकिन पर ग्राम में तो छोटा ही आंसर होगा। अगर 1 ग्राम के लिए 2900 किलो जूल हो गया तो हमारी बॉडी तो एक्सप्लोड हो जाएगी, क्योंकि उसमें तो बहुत सारा ग्लूकोज बर्न होता है दिन भर। तो आंसर सी है। इतना बड़ा आंसर किलो जूल पर मोल के आसपास हो सकता है, ग्राम में नहीं। ग्राम में तो छोटा ही आंसर होगा, जो कि एकमात्र नेगेटिव छोटा आंसर सी है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो सॉल्व करके दिखा देते हैं। C6H12O6 इसका कंबशन होता है, तो कंबशन की इक्वेशन 6O2 आपको मिलेगा 6CO2 प्लस 6H2O। यह हम अच्छे से जानते हैं। अगर कंबशन की बात करें, यह कंबशन इक्वेशन है। डेल्टा एच कंबशन जो ग्लूकोज का है वह 6 टाइम फॉर्मेशन ऑफ CO2 आएगा, 6 टाइम फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 6 मोल फॉर्मेशन ऑफ वाटर दैट इज H2O माइनस ग्लूकोज का फॉर्मेशन एंथैल्पी माइनस ऑक्सीजन का एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो कि 0 होता है। तो यह देखा जाए, कंबशन का एंथैल्पी निकालना है तो यह हो जाएगा 6 टाइम्स फॉर्मेशन ऑफ CO2 -400, 6 टाइम फॉर्मेशन ऑफ H2O, CO2 H2O और ग्लूकोज गिवन है 400, ये 300 है, और यह भी माइनस है। माइनस 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 बिकम प्लस, और यहां होगा -1300। यह इस माइनस के कारण यह प्लस हो जाएगा, -0। इसे कैलकुलेट करें तो यह आएगा कुल मिलाकर -2900। बहुत आसानी से देखा जा सकता है। ये 1300 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस, तो इस तरह से -2900 किलो जूल पर मोल है ये। यह इसके कंबशन की एंथैल्पी है, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कंबशन की एंथैल्पी की इक्वेशन, दिस इज अ कंबशन इक्वेशन, बहुत बार लिख चुके हैं। इनकी फॉर्मेशन माइनस इनकी फॉर्मेशन निकाल दें तो कंबशन इस इक्वेशन की जो एंथैल्पी मिल जाती है। इस इक्वेशन की एंथैल्पी क्या होती है? ये कंबशन है, और इसकी एंथैल्पी डेल्टा कंबशन अगर मैं कहूं तो यह डेल्टा प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड माइनस डेल्टा एच प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स, वो माइनस रिएक्टेंट्स। तो ये पुराना फार्मूला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे डिवाइड कर दीजिए 180 से, तो पर ग्राम जो है वो मिल जाएगी। पर ग्राम क्या होगा? -2900 डिवाइड बाय 180। तो सॉल्व करके भी आपको आंसर वही मिलेगा जो बिना सॉल्व किए मिल रहा है। तो थोड़ी बहुत अक्ल लगा लेना चाहिए। आइए आगे देखते हैं हम। द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इज एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से CO2 लिबरेट कब होता है? जब वहां पर कोई एसिड हो, जैसे NaHCO3 है। अगर इसके एसिड से रिएक्शन होती है
तो वहां पर CO2 रिलीज होता है और वाटर फॉर्मेशन होता है। यह लाइट बेस है, वीक बेस है। अगर यहां पर हम देखें तो बेंजोइक एसिड एक अच्छा खासा एसिड है। सैलिसिलिक एसिड भी अच्छा खासा एसिड है। बेंजीन सल्फोनोइक एसिड ये तो पावरफुल एसिड है। और कार्बोलिक एसिड फिनोल इज अ वीकेस्ट एसिड। फिनोल की बात करें तो यह एसिड जरूर है, लेकिन यह एक वीक एसिड है। और इन सब के कंपैरिजन में, जिन सब में COOH ग्रुप है, इन सब के कंपैरिजन में फिनोल जो है जिसमें कि OH ग्रुप है और यह वीक एसिड है, इसलिए वीक एसिड फिनोल अगर यह रिएक्शन करता है तो CO2 जो है लिबरेट नहीं होगा। इन तीनों से जरूर होगा, क्योंकि ये तीनों जो है अच्छे खासे एसिड है जो इतना तो कर ही सकते हैं कि जो CO2 लिबरेट कर सके NHCO3 से। इसलिए आंसर बहुत आसान है। फिनोल को पहचानना है आपको यहाँ पर, इन तीन के कंपैरिजन में वो वीक एसिड है, बस इतना समझना है। आगे देखते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन PQR। P जो है FeF6 3 निगेटिव है, Q जो है वैनडम हेक्सा एक्वा 2+ है, और R जो है वह FeH2O6 2+ आयन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यूज इन बोहर मैग्नेट्रॉन इज। सबसे सही बात यह है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट देखना है तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है। सीधी सी बात है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें सबसे ज्यादा है। सबसे पहले वाले में देखिए अगर हम, तो Fe का नंबर क्या होता है 26। एलिमेंट नंबर जो होता है Fe का वो होता है 26। और Fe में 26 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहां पर निगेटिव लिगेंड है, F निगेटिव लिगेंड है। इसका मतलब 3 निगेटिव चार्ज अगर है, F निगेटिव लिगेंड्स है, इसका मतलब यहां पर जो है Fe3+ आयन है। इसके लिए हमें 23 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना होगा, क्योंकि Fe3+ आयन है तो उसमें 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसमें 6 निगेटिव चार्ज आने के कारण ओवरऑल जो चार्ज है वो 3 निगेटिव हुआ, क्योंकि पहले से 3+ था और अब 3 निगेटिव हो गया। तो यह माइनस से प्लस से माइनस हो गया, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन हमें मिले वहां से। तो 1s2 2s2 2p6 यह हमारे 3s2 3p6 23 इलेक्ट्रॉनों को हमें जमाना है। सबसे पहले 23 इलेक्ट्रॉनों को, ये 10 हो गए और ये 18 हो गए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d। तो हम पहले 3d जमा लेते हैं और 4s जमा लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा जमाते हैं। 4s कितने इलेक्ट्रॉन जमाना है देख लीजिए आप। 23 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। 18 इलेक्ट्रॉन्स पहले से जमा हो गए हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन और जमाना है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो यहां से जाएंगे 4s2 से, तो यहां पर तो खाली है, ये तो पूरा खाली है। D5 अरेंजमेंट है यहां पर, मतलब 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। यहां पर F निगेटिव लिगेंड आने के कारण पेयरिंग नहीं होगी, वीक लिगेंड है इसलिए पेयरिंग नहीं होगी। और यह F जो है sp3d कॉम्बिनेशन हो जाएगा। S यह एक p3 के 3 और d आगे जो 4d है उसमें, तो sp3d कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये। और यह 5 इलेक्ट्रॉन जो है खुले रहेंगे, पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि F नेगेटिव जो है वो वीक लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग नहीं होगी। इसलिए पहले वाले में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकेंड वाला देखते हैं, वेनेडियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। वेनेडियम का नंबर होता है 23, एलिमेंट नंबर होता है 23, और 23 में यहाँ +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो हमें 21 को अरेंज करना है अल्टीमेटली। यहाँ पर 2+ है। वाटर जो ऐसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं आया है न गया है। तो सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देख लिया जाए, यह हो जाएंगे हमारे 18 इलेक्ट्रॉन, और -2 इलेक्ट्रॉन मतलब 21 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें देखना है। 21 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। 18 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए हैं, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। तीनों अनपेयर्ड भी अगर हैं तो 3 अनपेयर्ड होंगे, तो यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। वाटर इज ऑल्सो अ वीक लिगेंड।
वाटर इज ऑल्सो अ वीक लिगेंड, पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस, पेयरिंग नहीं होगी। ये हमें जानते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है उसकी केस में पेयरिंग हो जाती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, इनकी पेयरिंग कर देता है और उसमें डी एस पी हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें पेयरिंग नहीं हुई है इसलिए डी फिल है, और उसके आगे वाले एस पी थ्री और आगे वाला 4D में 4D का एक ऑर्बिटल मिला के हाइब्रिडाइजेशन होता है। FeS2O6 2+, यहां पर Fe का नंबर है, वाटर के कारण कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं आया है। Fe2+ आयन है, मतलब यहां पर 24 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। 24 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे देख लीजिए, 23 आप पहले अरेंज कर चुके हैं ऊपर, 24 अरेंज करने के लिए साफ है कि आप यहां पर यह 23 अरेंज हो जाएंगे और वाटर इज ए वीक लिगेंड, एक 24 यहां जाएगा, इसमें अल्टीमेटली यहां पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब साफ है, ये P है, ये Q है और ये R है। P में सबसे ज्यादा, उससे कम R में और उससे कम Q में, तो सबसे कम Q में, उससे ज्यादा R में और सबसे ज्यादा P में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यही आंसर हमारा सही होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने भी ज्यादा हैं उतना मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। तो आगे देखते हैं हम। इन द रिएक्शन P plus Q gives R plus S, the time taken for 75% reaction of P is twice the time taken for 50% reaction of P। मतलब P का जो 50% होता है, मैं कहूंगा उसे टी हाफ, टी हाफ में टाइम फॉर 50% ऑफ P, और 2 टी हाफ हो जाएगा 70% P के लिए। यह कब होता है, जब यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ जो होता है, अगला हाफ होने में उसका आधा टाइम लगता है। मतलब साफ है 50% रिएक्शन जो है उसमें हाफ जितना टाइम लगा, अगले 50% का आधा, मतलब 25% होने में उतना टाइम लगेगा। मतलब ऑब्वियसली डबल टाइम हो गया। तो ये टी हाफ जो है वह समझ में आता है। तो विद रिस्पेक्ट टू P जो है वह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है 1 है। The concentration of Q varies with reaction time as shown in the figure। concentration of Q जो है वह with respect to time linearly vary होता है। P plus Q, Q's R plus S। Q के रिस्पेक्ट में Q का concentration with respect to time जो है लीनियर ग्राफ है, और अगर ग्राफ लीनियर है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में concentration जो है with respect to time linearly vary होता है। The overall order of the reaction is, साफ दिखाई दे रहा है कि यह फिगर जो डाटा है यह तो हम पहले से पहचानते हैं, आधे का आधा, आधे का आधा, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, हजारों बार दिख चुके हैं, और ये जीरो ऑर्डर होता है। P प्लस Q को मिला लें तो 0 + 1, ओवरऑल ऑर्डर होता है 1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अपॉन लॉन्ग स्टैंडिंग टर्न्स येलो ब्राउन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, येलो ब्राउन, ब्राउन कैसे हो जाता है, इनफैक्ट ब्राउन वाली बात अगर देखी जाए तो ये कैसे होता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो है डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने कर यह देता है, डिकम्पोज होकर यह देता है H2O प्लस NO2 प्लस O2। तो इसे अगर हम पूरी तरह से लिखें तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। और यहां पर जो ये महाराज है NO2 है, ये ब्राउन कलर के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ब्राउन गैस होती है NO2, ये लाफिंग गैस होती है N2O। तो NO2 जो है ब्राउन गैस होती है, इसके कारण इसका कलर ब्राउन होता है। फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन कलर ऑफ concentrated nitric acid after the time। The arrangement of X negative ions around A plus ion in solid AX is given in the figure, not drawn to scale। If the radius of X negative ion is 250 picometer, the radius of A plus ion is, देखिए यह A plus ion है, यह X negative ion है, और यहां पर यह बड़े बड़े जो दिखाई दे रहे हैं, यह 3 दिखाई दे रहे हैं, इसके नीचे 3 दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों के और इन नीचे वाले तीनों के 6 के बीच में जो है हमारा A प्लस आयन है, छिपा हुआ है यहां पर A प्लस आयन नीचे। तो यह जो है एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है,
ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वह कुछ ऐसा होता है कि उसके आसपास आप एक ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ कर सकते हैं उसके सेंटर्स को मिलाकर। तो 6 पॉइंट जो है इनके सेंटर्स को मिला लिया जाए तो एक ऑक्टाहेड्रल बनेगा। उस ऑक्टाहेड्रल के बीच में जो गैप बन रहा है 8 उसके हेड्रल्स होंगे, 8 सरफेसेस होंगी एक प्रकार से। तो यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो है A प्लस प्लेस्ड है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में अगर हम देखें तो पॉजिटिव आयन जो है और नेगेटिव आयन जो है उसका जो रेडियस का जो रेशियो होता है वह 0.414 होता है। यहां पर हम R प्लस की जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। यहां अगर हम देखें वैल्यू तो साफ दिखाई दे रहा है हमें A प्लस की वैल्यू पता करना है, R प्लस की वैल्यू पता करना है, A प्लस के साइज की वैल्यू पता करना है जो 0.414 इंटू R नेगेटिव आयन की रेडियस की वैल्यू का 0.414 टाइम्स से ज्यादा होगा या उसके इक्वल होगा। लेकिन ज्यादा होगा तो मालूम है क्या होगा, यह जो स्फीयर से इनके बीच में जो गैप है वह बढ़ेगी। यहां पर बिल्कुल सटा के रखे गए हैं, इसलिए हम मान के चलते हैं कि R प्लस की जो है वह वैल्यू लोएस्ट वैल्यू लेंगे, मिनिमम वैल्यू लेंगे और वह होगी R नेगेटिव इंटू 0.414 जो कि R नेगेटिव इज गिवन 250 पिकोमीटर इंटू 0.414 तो यह होगा अप्रोक्सीमेटली 104 पिकोमीटर। सो द आंसर इज ए। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि R प्लस अगर बढ़ता है तो वह इन सबको दूर दूर करेगा एक दूसरे से, उसको गैप चाहिए वहां पर और उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है। और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वह R प्लस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वह 0.732 टाइम्स R नेगेटिव के कम होगी। यह थ्योरी में हमने पढ़ा है। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर हम बेस्ट फिट या बिल्कुल परफेक्ट फिट लें तो 104 इज द आंसर। अपॉन treatment with ammonical H2S the metal ion that precipitates as sulfide is, सल्फाइड्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होने वाला मेटल आयन कौन है? अमोनिकल H2S जो है H2S जो है वह ग्रुप 4 रिएजेंट है। जब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये ग्रुप 4 रिएजेंट है और ग्रुप 4 में जो आयंस होते हैं वो Fe3 प्लस, Al3 प्लस एंड Zn प्लस होते हैं, जिसमें से Fe3 प्लस और Al3 प्लस जो है वो FeOH3 और AlOH3 के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, जबकि ZnS एक फेमस कंपाउंड है जो ZnS के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है और आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको केमिस्ट्री पता होना चाहिए। मिथिलीन ब्लू फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एब्जॉर्ब्ड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वह बहुत तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि हमारे घरेलू आरओ सिस्टम में होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम में होता है एक्टिवेटेड चारकोल। ये सिर्फ कार्बन होता है जो वुड को जलाकर बनाया जाता है, वो बहुत सारे केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है, एड्सॉर्ब at 25 degrees Celsius. For this process the correct statement is the adsorption requires activation at 25 degrees Celsius. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एड्सॉर्प्शन जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही हो, कम ज़्यादा टेम्परेचर पर हो सकता है, वह एक नेचुरल फिनोमिना है, वह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। द एड्सॉर्प्शन इज अकम्पेन्ड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी। यहाँ बिल्कुल अकम्पेन्ड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि डिक्रीज इन एंथैल्पी जो है वह जरूर एक पार्ट होगा। एड्सॉर्प्शन हो रहा है, एड्सॉर्प्शन में हमेशा केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, एक प्रकार के हल्के से केमिकल या किसी भी तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पर एंथैल्पी जो है वो जरूर, एंथैल्पी चेंज जो है वो नेगेटिव होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डिक्रीज इन एंथैल्पी। दिस कैन बी द करेक्ट आंसर ओनली। द एड्सॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं, एक्टिवेटेड चारकोल पर अगर कोई चीज एड्सॉर्ब हो गई है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वह वोलाइट हो जाएगी, उड़ जाएगी, इवोपरेट हो जाएगी और चारकोल जो है फिर से
जो है फ्रेश हो जाएगा, एक्टिवेशन के लिए तैयार हो जाएगा। द एड्सॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल होता है, ये गलत बात है। एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वह जो है, जो चीज एब्जॉर्ब हुई है वह बॉन्ड टूट जाएंगे और फिर से वह कार्बन के सरफेस से दूर चली जाएगी, कार्बन से दूर चली जाएगी। तो यह जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फंडामेंटल कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। सल्फाइड ओर्स आर कॉमन फॉर द मेटल्स, सल्फाइड ओर्स आर कॉमन फॉर द मेटल्स। देखिए अगर हम सल्फाइड ओर्स की बात करें तो थोड़ी बातचीत में सीखने को भी मिलेगा। Ag2S जो है मोस्ट स्टेबल सल्फाइड है इन सब के कंपैरिजन में, और हमेशा Ag2S के फॉर्म में ही मिलता है या फ्रीली मिलता है। तो यहां Ag नहीं है, इसलिए यह आंसर गलत हो जाएगा। Cu2S और Cus या फिर CuFeS2, यह जो है कॉपर का सल्फाइड ओर है, CuFeS2। और PbS जिंक लेड सल्फाइड फेमस है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा आंसर ए ही है। तो आगे देखते हैं हम। Benzene and naphthalene form an ideal solution at room temperature. For this process, the true statements is are. More than one option can be correct. जब आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है बेंजीन और नैफ्थलीन का, तो डेल्टा H जीरो होता है, ये तो हमें पता है। डेल्टा H जो है वह जीरो होता है। और दूसरी बात, सराउंडिंग जो है उसका एंट्रोपी जो है वह चेंज नहीं होता है, क्योंकि सराउंडिंग को क्या लेना देना। अगर आपने बेंजीन और नैफ्थलीन को बुलाया है तो इस सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज होगा, क्योंकि अब आप उसको अलग नहीं कर सकते। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। बेंजीन और नैफ्थलीन को आपने मिक्स कर दिया है, अब उसको अलग करने में आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ेंगे, और यही पापड़ बेलना जो है वो रैंडमनेस को ठीक कर सकते हैं। मतलब रैंडमनेस का मेजर है, जितने ज्यादा मुश्किल से आप उसको अलग कर पाएंगे वही आपकी रैंडमनेस को ठीक करने का प्रोसेस है। मतलब जो रैंडमनेस है वो बढ़ गई है, मतलब डेल्टा एस सिस्टम का जो है वो इंक्रीज हो गया है। दैट्स वेरी क्लियर। और जहां तक डेल्टा जी का सवाल है, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है, एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिस्टम की एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ठीक है, सिस्टम की डेल्टा एस जरूर पॉजिटिव है, और यहां पर हमारा आंसर हो गया बी सी डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। इनफैक्ट डेल्टा जी की पूरी बात करें तो डेल्टा जी जो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा एच अगर जीरो है, टेम्परेचर पॉजिटिव होता है, और डेल्टा एस पॉजिटिव अगर है, तो डेल्टा जी इस प्रोसेस का जो है वह निगेटिव हो गया। जिस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी निगेटिव होता है वह प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होता है। तो आपने एक बार उसको मिक्स कर दिया तो वो तो पूरा मिक्स हो ही जाएगा। एक बार आपने एक दूसरे को डाल दिया, बेंजीन और नैफ्थलीन को एक ही ऑब्जेक्ट में, एक ही बर्तन में डाल दिया तो वो मिक्स हो जाएंगे। दैट्स इट। तो डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। द पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयंस exhibiting the same kind of isomerism is. The pairs, more than one option can be correct. The pairs of coordination complex ions exhibiting same kind of isomerism. isomerism का kind देखना है, same kind of isomerism हो सकता है क्या वहां पर। देखिए यहां पर CrNH3,5Cl और Cl2, और यहां भी है CrNH3,4Cl2, और यहां Cl बाहर है, Cl2 अंदर है। साफ बात है कि इसमें जो है दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, लेकिन यह अपने आप में कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है यह देखना है। इसमें क्या आइसोमेरिज्म है, यह इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसके आइसोमर्स होंगे क्या यह देखना है। CrNH3,5Cl ये एक दूसरे के आइसोमर जरूर है, लेकिन यह अपने आप में किस तरह के आइसोमेरिज्म शो करता है और यह कंपाउंड अपने आप में किस तरह के आइसोमेरिज्म शो करता है यह देखना है।
और वह जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो सेम काइंड का आइसोमेरिज्म है या नहीं है। आइसोमर है आपस में एक दूसरे की, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह कंपाउंड अपने किस तरह के आइसोमेरिज्म शो करता है यह देखना है। मतलब ये कि इसके कितने आइसोमर होंगे और किस तरह के आइसोमर होंगे। इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, इसका हेक्सागोनल ऑक्टोहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा, और इसका कोई आइसोमर नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा क्योंकि NH4 और Cl2 है, ये NH3 5 है, सॉरी NH3 4 है और Cl2 है। तो यहां दो अलग कंपाउंड होगा। NH3 अगर तीनों एक प्लेन में ले लें और एक प्लेन में तीनों NH3 ले लें, चारों NH3 ले लें और Cl ऊपर और एक Cl नीचे ले लें, तो यह एक अलग तरह का कंपाउंड होगा। अगर तीन NH3 एक प्लेन में ले लें, साथ में Cl ले लें और एक Cl ऊपर एक NH3 नीचे ले लें, तो यह एक प्रकार का अलग कंपाउंड होगा। दो Cl आमने सामने इस तरह से ले लें तो अलग तरह का कंपाउंड होगा। Cl जो है आमने सामने हो जाएंगे और Cl फिर साइड बाय साइड हो जाएंगे। तो यह दो आपस में ज्योमेट्री, तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे लेकिन इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इस कंपाउंड का कोई आइसोमर नहीं है। जहां तक CONH3 4Cl2 है, जैसा भी अभी हमने देखा कि अगर हम एक प्लेन में NH3 ले लें और ऊपर नीचे Cl ले लें और दो NH3 को एक प्लेन में ले लें, साथ में Cl एक प्लेन में ले लें और ऊपर नीचे NH3 ले लें, तो यह एक दूसरे के आइसोमर हो जाएंगे। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। इट हैज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मैं कहूंगा इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं जो कि अभी हमने ड्रॉ किए हैं। और इसी तरह इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे क्योंकि यहां तो NH3 2 है, H2O है और Cl है। ये प्लेनर है, लेकिन एक प्लेन में चारों कंपाउंड अलग अलग तरह से जमाए जा सकते हैं। NH3 के दो और H2O के और Cl के यह जो लिगेंड्स है ये किस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें NH3 अगर आपने आमने सामने ले लिया, सिस ट्रांस टाइप का हो जाएगा स्ट्रक्चर, H2O और Cl। और अगर दोनों NH3 पास पास ले लें और Cl और H2O आमने पास पास ले लें, किस तरह से ले, तो ये स्ट्रक्चर अलग होगा। तो यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यह भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मतलब ये दोनों सेम काइंड के आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है, दोनों आइसोमर नहीं है। COBr2Cl2 यह प्लेनर स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा इसमें, और PTBr2Cl2 इसको भी देखना है। देखा कि इस तरह से होगा, यह बेसिकली टेट्राहेड्रल होगा। और टेट्राहेड्रल अगर Br2Cl2 चार लिगेंड्स है, चारों एक टेट्राहेड्रॉन में अगर आप देखेंगे तो फिर कहीं से सिमेट्री दूसरा कंपाउंड नहीं बनेगा। इसमें भी इसी तरह ये टेट्राहेड्रल होगा, यह भी टेट्राहेड्रल होगा, तो इसका कोई आइसोमर ही नहीं होंगे। आप देख लीजिए PTNH3 3NO3Cl, और यहां हम इसे इस तरह से लेते हैं। देखिए यहां NO3 अंदर है, साथ में Cl बाहर है, Cl बाहर है, ब्रोमीन अंदर बाहर है और Cl अंदर है। यहां पर ब्रोमीन अंदर हो सकता है, Cl बाहर हो सकता है। एक कंपाउंड देखिए कैसा हो सकता है, एक कंपाउंड इस तरह से भी हो सकता है, जो कि हमारी कल्पनाशीलता पे निर्भर करता है। नॉलेज और कल्पना दोनों मिक्स होना चाहिए यहाँ पर। ये अंदर बाहर हो सकते हैं, तो यह दोनों आपस में क्या होगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमर्स हो गए। मतलब ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करता है। यहां भी NO3 निगेटिव लिगेंड है, Cl निगेटिव लिगेंड है, ये अंदर हो सकता है, ये बाहर हो सकता है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स में हो सकता है और ये कॉम्प्लीमेंट्री आयन में हो सकता है। इसका मतलब साफ है, यह भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। दोनों सेम काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म शो करेंगे, इसलिए यह भी आंसर सही है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन में जल्दीबाजी में गलती हो ही जाती है। तो सिंपल क्वेश्चन कहूंगा मैं, कहीं से भी जल्दी नहीं कहूंगा, इसे कठिन क्वेश्चन नहीं कहूंगा। The initial rate of hydrolysis of methyl acetate 1 molar by a weak acid HA 1 molar solution is 1/100th of that of a strong acid HX 1 molar solution at 25 degree Celsius. The Ka of HA is, देखिए HA एक एसिड है, उसका हमें Ka फाइंड करना है, और यह Ka जो है इस रिएक्शन से हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A निगेटिव डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H A। अब हमें यहां पर एक बात तो पता है कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और इनिशियल रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस होता है वह एसिड कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड HA अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? ऑब्वियसली 1 मोलर होगा। और अगर मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस जो है वह 1/100 टाइम्स स्लोअर है, वीक एसिड के कारण जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो 1/100 टाइम्स स्लो है, तो HX जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको इन मैं ऐसे लिखूंगा यहां पर इन HX सॉल्यूशन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है फुली डिसोसिएट हो जाएगा, इसलिए उसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा 1 मोलर होगा। क्योंकि HX अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका डिसोसिएशन जो है कंप्लीट डिसोसिएशन हम मानेंगे, कंप्लीट डिसोसिएशन एज्यूम करेंगे। तो अगर 100 टाइम्स स्मॉलर है, स्लोअर है वह हाइड्रोलिसिस, उसका मतलब यहां पर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो है वह 1/100 मोल होगा। दैट्स इट, दैट इज वेरी क्लियर। वह हम इस तरह से लिख सकते हैं कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में 1/100 होगा, क्योंकि 100 टाइम्स स्लोअर है, तो इसलिए H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर 100 पर स्लोअर है तो यही कॉन्सेंट्रेशन A निगेटिव का भी होगा। और अगर यहां से 1/100 डिसोसिएट हुआ है तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 मोलर सॉल्यूशन। तो इसलिए इसमें अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यह जो एसिड का कांस्टेंट होगा यह 1/100 H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है, यह भी 1/100 है, और यह ऑलमोस्ट 1 ले लिया तो यह 10⁻⁻⁴ हो गया। बात इतनी सी है कि हाइड्रोलिसिस जो हो रहा है वो एसिड के कारण हो रहा है और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वह हम जानते हैं कितना होता है। अगर 1 मोलर सॉल्यूशन है तो उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर के इक्वल होगा, उसका pH 1 होगा और pH 0 हो जाएगा, लॉग ऑफ दिस विल बी 0। लेकिन अगर वीक एसिड है तो उसका 1/100 डिसोसिएशन हो रहा है, इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है 1/100 H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 1/100 है। तो इस फॉर्मूले में हमें जो H प्लस चाहिए था वो उसी आइडिया से मिलेगा, इसलिए H प्लस डायरेक्ट मिल गया हमें। ये नेगेटिव भी उसके इक्वल होगा क्योंकि डिसोसिएशन जो हुआ है 1/100 मोल उसका कॉन्सेंट्रेशन है, मोल पर लीटर मोलर। तो यह हमारा आंसर होगा ए। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। ज़्यादा सिंपल नहीं कहूँगा, थोड़ा ध्यान लगाना ज़रूरी है, इसमें नॉलेज ज़रूरी है आपको। द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन and 2-butene respectively are due to hyperconjugative stabilities of tertiary butyl cation। टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज द, एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होना चाहिए, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन हो जाएगा CH3 और यहां आप CH2 ले लें और एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ले लें। तो यहां पर क्या होता है, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन है, टर्शरी मतलब एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, टर्शरी कार्बन। तो टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन, इसकी स्टेबिलिटी किस कारण से है? यहां एक बात बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, क्योंकि प्लस चार्ज कार्बन पर रहने का मतलब p ऑर्बिटल खाली है। और यहां सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो थोड़ी सी रफ्तार है, या इलेक्ट्रॉन की जो स्पेस में डेंसिटी है, स्पेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वह थोड़ी सी इधर शिफ्ट होगी। मतलब साफ है, यहां सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वह p ऑर्बिटल जो कि एम्प्टी है उस स्पेस में जाएगी। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटी का कारण यह है, सही है, आंसर ए ही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन में ही सिग्मा p2p एम्प्टी लिखा हुआ है, बाकी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। 2 ब्यूटीन को भी देख ही लीजिए, CH3
टू ब्यूटीन, यहां डबल बॉन्ड, यहां एच है, यहां सी है, एच है और सी एच थ्री है, टू ब्यूटीन। टू ब्यूटीन में क्या होता है कि यह जो हाइड्रोजन है, यहां से एक हाइड्रोजन जो है उसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट को हम कैसे बताएंगे, ऐसे। पहले यहां का इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और यह इलेक्ट्रॉन इसे मिलेगा। तो देखिए यहां हो जाएगा सी एस थ्री, की जगह सी एस थ्री रहेगा, लेकिन यहां रहेगा सी एच टू और एच प्लस बाहर आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, सी एच बन जाता है, यहाँ सी एच है और यहाँ एच के साथ में एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया सी एच थ्री है। बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज्ड हो गया है, और इसलिए सिग्मा टू पाई एस्ट्रिक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, यह सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था। यह सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां आया जहां पर पाई एस्ट्रिक ऑर्बिटल था। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, इस तरह से अगर हम देखें तो पाई एस्ट्रिक इलेक्ट्रॉन था, वहां पर डीलोकलाइजेशन हुआ। इसका ऑप्शन ए सही होगा केवल। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेलामाइन इज, the total number of lone pairs of electrons in melamine is, मेलामाइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले हम। यहां नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड यहां इस तरह से आएगा, यहां एक NH2 है, यहां NH2 है, यहां NH2 है। जहां नाइट्रोजन है वहां लोन पेयर होगी, जहां नाइट्रोजन है वहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जहां नाइट्रोजन है वहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जहां नाइट्रोजन है वहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जहां नाइट्रोजन है वहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। कितनी लोन पेयर हो गई, 1 2 3 4 5 6। मेलामाइन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो यह काम बहुत आसान हो जाएगा। आंसर इज सिंगल डिजिट, आंसर है 6, दैट्स सिंपल। The total number of carboxylic acid group in the product P is, प्रोडक्ट P कहां से आया, यह जो कंपाउंड है हमारे पास, इसको पहले वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे, H3 2+ है, फिर उसके बाद हीटअप करेंगे, फिर ओजोनेशन करेंगे और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से उसका रिएक्शन होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एसिड हाइड्रोलिसिस होगा। एसिड हाइड्रोलिसिस से डबल बॉन्ड और इन डबल बॉन्ड और इन डबल बॉन्ड्स पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन यह जो एस्टर ग्रुप है, यह जो एस्टर बॉन्ड है, यह कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और वह कैसे होगा यह देख सकते हैं हम, COOH COOH, यहां से C ऑलरेडी था, यहां पर C ऑलरेडी था, एक H इधर जुड़ेगा, एक OH इधर जुड़ेगा, तो COOH बन जाएगा। लेकिन जब इसे हीट करेंगे, हीट करने से कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 जो है वो निकल जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा फिर से सीधा सादा सा कंपाउंड। CO2 निकलने के बाद में यह रिंग जो है, जो पहले 3 रिंग दिखाई दे रही थी, केवल यहां पर 2 ही दिखाई देगी आपको। इसका ओजोनलिसिस किया जाए तो आपको पता है ओजोनलिसिस क्या करता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, फिर H2O2 से रिएक्शन करने पर यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ओजोनोलिसिस और H2O2 रिएक्शन के बाद में जो है ये डबल बॉन्ड टूट जाता है। तो हमें पता है कि डबल बॉन्ड टूटने के बाद में वहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटता है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहां पर COOH आ जाएगा, इसी तरह से यहां पर COOH आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा
2 कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसका आंसर हो जाएगा 2. दैट सिंपल. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. The atomic masses of helium and neon are 4 and 20 AMU respectively. The value of the de Broglie wavelength of the gas at -73 degrees Celsius is m times that of the de Broglie wavelength in neon at 727 degrees Celsius. यहाँ पर आना चाहिए ऑफ द हीलियम गैस. ऑफ द हीलियम गैस जो है, हीलियम गैस के कंपैरिजन में डी ब्रॉगली वेवलेंथ नियॉन की जो है वो m टाइम्स है, हीलियम का m टाइम्स है डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करते हैं. डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होगा h अपॉन मोमेंटम होता है, लेकिन हमारे पास मोमेंटम के बजाय काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है. काइनेटिक एनर्जी होती है ट्वाइस मास इनटू, काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम निकाला जा सकता है h अपॉन रूट 2s मास इनटू काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी निकाला जा सकता है यहाँ पर क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर है, और हमें यह बात अच्छे से पता है कि गैसेस में काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो h अपॉन ट्वाइस मास इनटू टेम्परेचर के प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगी है. तो लैम्बडा हीलियम अपॉन लैम्बडा नियॉन, यह देखें h h कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस मास ऑफ द हीलियम और टेम्परेचर ऑफ द हीलियम, और साथ में कोई कांस्टेंट ले लेते हैं आप, और यहां आएगा न्यूमरेटर में नियॉन का मास, टेम्परेचर ऑफ द नियॉन और कांस्टेंट ले लेते हैं, सब कुछ हट जाएगा. और नियॉन का मास जो है 20 है, हीलियम का 4 है, और काइनेटिक एनर्जी जो कि टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल थी, जिसे हमने KT लिखा था, के कैंसिल हो जाएगा. और टेम्परेचर ऑफ द नियॉन, नियॉन का जो टेम्परेचर है वो 727 सेल्सियस है, लेकिन उसे 1000 लिखेंगे क्योंकि केल्विन में लिखना है. -73, यह 200 हो गया. अब साफ देखें तो ये हो जाएगा 5. 20/4 इज ऑल्सो 5. दिस इज 5. सो आंसर इज 5. सिंगल डिजिट आंसर था, 5 हमारा आंसर है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. EDTA4 minus is ethylidene diamine tetraacetate ion. The total number of NCOO bond angles in cobalt EDTA overall charge -1 complex ion is. EDTA4 नेगेटिव आयन किस तरह का होता है? इथिलिडिन डायमाइन टेट्राएसिटेट, दिस इज इथिलिन. इथिलिडिन डायमाइन, 2 अमाइन ग्रुप जुड़े हुए हैं, और हर अमाइन ग्रुप से 4, देखिए आप यहां से यह तो वैसे एक कार्बन और एसिटेट आयन जुड़ा हुआ है, दूसरा कोबाल्ट से यह लिगेंड है, यहां से यह COO आयन जुड़ा हुआ है, यह एक जुड़ा हुआ है, यह एक जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों नाइट्रोजन से 2-2 C डबल बॉन्ड O जुड़े हुए हैं, और इनमें नेगेटिव चार्ज है, और वह O भी जो है लिगेंड है. लेकिन इस बॉन्ड स्ट्रक्चर में यह ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और यहां पर हर NCOO की बात करें, N नाइट्रोजन से जाए कोबाल्ट पर, फिर ऑक्सीजन पर, तो नाइट्रोजन से कोबाल्ट फिर ऑक्सीजन, 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 4 हो जाएंगे. फिर इस नाइट्रोजन से कोबाल्ट ऑक्सीजन होते हुए देखेंगे तो 4 टोटल 8 बॉन्ड मिलेंगे, बॉन्ड एंगल्स मिलेंगे, चाहे वो एंगल कितने भी हो. तो इस तरह से हमारे पास 8 बॉन्ड एंगल है, और यही हमारा आंसर है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए.